नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले खबरों का पोस्टमार्टम। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये तारीख अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तंबाकू मुक्त युवा थीम के आधार पर 31 मई से 60 दिन का एक अखिल भारतीय अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत युवाओं में तंबाकू के सेवन की रोकथाम और इसकी लत छोड़ने में सहयोग करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 2019 में किशोर जिनकी आयु 13 से 15 वर्ष है के बीच तंबाकू के सेवन की दर 8.5% थी और इससे पहले जब सर्वे हुआ था 2010 में तब ये 14.6% थी। इसका मतलब यह है कि तंबाकू के सेवन में कमी आई है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में किशोर और वयस्क अभी भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तंबाकू के सेवन की वजह से दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया। पहली बार इस 7 अप्रैल को मनाया गया था, लेकिन वर्ष 1988 में एक प्रस्ताव पास करके इसकी तिथि 31 मई घोषित कर दी गई थी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में धूम्रपान और इसके धुएं की जद में आने से 12 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। एक अंदाज के मुताबिक भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल 13.5 लाख लोग मर जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। पत्र में इस बार की थीम के बारे में जिक्र किया गया है। इस बार की थीम हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, ये रखी गई है। बीते साल तंबाकू निषेध दिवस की थीम पर्यावरण की रक्षा थी। चिंता की एक बात यह भी है कि विश्व भर में धूम्रपान करने वाली महिलाओं की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें गर्भाशय, ग्रीवा का कैंसर और हृदय संबंधी जोखिम बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं कि तकरीबन 1 महीने तक देश के कई नामी पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहे। 30 मई को जब पहलवानों ने ऐलान किया कि वो अपने सभी जीते हुए मेडल जो हैं वो हरिद्वार में गंगा जी में बहा देंगे, तो उनके इस फैसले से पूरे देश का ध्यान इस तरफ चला गया। ये सभी पहलवान गंगा घाट पहुँचे भी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने उनके मेडल ले लिए और समझाया। साथ ही उन्होंने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। इस सब के बीच अब रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी ये कह दिया है कि अगर 45 दिन के भीतर भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव नहीं हुआ तो आगे के मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस सब विवाद की शुरुआत इस साल जनवरी में हुई थी। तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दिया। देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। 21 जनवरी 2023 वो दिन था जब खेल मंत्री ने पहलवानों को भरोसा दिया और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश भी दिया। 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 सदस्यों वाली एक निरीक्षण समिति भी बना दी। उस दिन कमेटी की जांच के पर सवाल उठाते हुए महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर बैठी। प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। अगले दिन पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। 3 मई की रात पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। 7 और 21 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें हुई। 8 मई को कई प्रदेशों के किसान संगठन समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। 11 मई को नाबालिग महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। उसी दिन खिलाड़ियों ने सर पर काली बट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाया। 20 मई को फिरोजशाह कोटला मैदान में चल रहे आईपीएल के मैच को देखने पहुंचे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने स्टेडियम में जाने से रोक दिया। 21 मई को हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत हुई और ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। 22 मई को ब्रजभूषण सिंह नार्को लाइट
डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी टेस्ट कराएंगे। 28 मई रविवार का वो दिन था जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो पहलवानों ने संसद की ओर मार्च निकालना शुरू कर दिया। पुलिस ने रोका, उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लाठीचार्ज हुई, पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। 28 मार्च को दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 में रिपोर्ट दर्ज कर ली। 30 मई को पहलवान ने ऐलान कर दिया कि वह भी अपने सभी मेडल गंगा जी में बहा देंगे, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने उनको रोक लिया और मेडल अपने पास रख लिया। अब सबसे बड़ी इस मामले में यह है कि रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को सीधी चुनौती दे दी है कि अगर 45 दिन के अंदर वो चुनाव नहीं कराते हैं तो भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर दिया जाएगा। गंगा में मेडल बहाने वाले जो बात पहलवानों की तरफ से की गई थी, उस पर ब्रजभूषण सिंह का फिर से विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंगा में मेडल बहा देने से उनको कोई फांसी नहीं मिल जाएगी। ब्रजभूषण ने इसे पहलवानों का इमोशनल ड्रामा करार दिया है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर से कर रहे हैं। भाजपा का पूरा फोकस राजस्थान पर है, क्योंकि इस साल के दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा उन सभी राज्यों पर फोकस कर रही है जहां इस साल विधानसभा चुनाव हैं। जिस अजमेर से अभियान की शुरुआत हो रही है उस वहाँ 8 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 64 विधानसभा सीटें आती हैं। भाजपा का पूरा फोकस करीब 45 विधानसभा सीटों पर है जो अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र की हैं। इस रैली के माध्यम से 8 लोकसभा और 45 विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वो 45 सीटें हैं जिनमें अभी भाजपा के पास 20 हैं, कांग्रेस के पास भी 20 हैं और बाकी सीटें अन्य दलों के पास हैं। पीएम मोदी के अजमेर अभियान से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अजमेर से ही आते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम की रैली के लिए अजमेर को चुना गया है। पीएम का राजस्थान का ये पिछले 8 महीने में छठा दौरा है। राजस्थान में कोई कसर चुनाव के लिए छूट न जाए, इसीलिए बीजेपी कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती। यहाँ भाजपा का फोकस जातिगत वोटर्स पर भी है। अजमेर के आसपास क्षेत्र में जाट और मुस्लिमों की बड़ी संख्या है। राजस्थान की सियासत में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करते रहे हैं, जबकि कांग्रेस को जाट मतदाताओं का साथ भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। इसीलिए राजस्थान को केंद्र में रखकर भाजपा अपना अभियान चला रही है। ये था आज का खबर का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। पिछले दिनों यहां 9 विदेशी नागरिक इसी मामले में पकड़े गए थे। उनसे 300 करोड़ का नशे का सामान बरामद हुआ था। उन्हीं आरोपियों में से एक ने रिमांड के दौरान इस नई फैक्ट्री का पता बताया, जहां से 150 करोड़ रुपए का नशे का सामान बरामद हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में थाना बीटा और कासना पुलिस ने एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 नाइजीरियन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30 किलो 900 ग्राम MDMA बरामद हुआ है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 150 करोड़ है। इस गैंग के 9 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। उनका एक साथी पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। उसी से पूछताछ में ये जानकारी मिली थी। मैम, जो पहले फैक्ट्री पकड़ी गई थी उससे लिंक करती हुई फैक्ट्री पकड़ी गई है? जी हाँ, ये एक ही गैंग है जो कार्यरत कहा है। जिस अभियुक्त को हम लोगों को रिमांड मिली थी उसकी निशानदेही पर उसी के गैंग मेंबरों द्वारा संचालित ये दूसरी फैक्ट्री रिकवर की गई है। अब तक जो सीज किया गया है वो लगभग कल की रिकवरी को मिला के 150 करोड़ की रिकवरी है। मिला के 450 करोड़ की ड्रग्स अब तक हम रिकवर कर। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह बताती हैं कि 16 मई को ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने MDMA ड्रग बनाने वाले गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से करीब 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी। थाना बीटा 2 और कासना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले रखा था। कल एक आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। उसने बताया ग्रेटर नोएडा में मित्रा सोसाइटी के मकान में उसके दूसरे साथी अवैध रूप से ड्रग्स बना रहे हैं। DCP ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की SWAT टीम जिसने इस लंबे रैकेट को पकड़ा है,
उनके लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए हमारे द्वारा संस्तुति की गई है। बाकी टीम को हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ टीम को 50,000 का इनाम भी दिया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि टीम बनाकर बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। वहां से पुलिस ने सोलोमन, सिमोन और रेमी नाम के 3 नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त बताती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगह पर छापेमारी की गई है। इस धंधे से जुड़े बहुत से लोग भूमिगत हो गए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी भारत के अलग अलग महानगरों से और विदेशों से भी ड्रग सप्लाई करते हैं। पुलिस और खुफिया तंत्र के लोग इनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनके तार देशद्रोही ताकतों से तो नहीं जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में जीएसटी सर्वे और छापेमारी के खिलाफ व्यापारी वर्ग एकजुट होना शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जीएसटी कार्यालय पहुंचा। यहाँ उन्होंने नारेबाजी की और ज्ञापन भी सौंपा। जीएसटी के तहत हो रही छापेमारी के विरोध में जिला और महानगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। छापेमारी की कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर व्यापारियों ने जीएसटी कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भी दिया। आरोप लगाया गया कि छापेमारी की आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सेक्टर के अधिकारी और कर्मचारी व्यापारियों को फ़ोन कर जीएसटी जांच के नाम कर धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। चंद फर्जी फर्म को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहाँ जांच सर्वे ठीक नहीं है। मोबाइल रखा है, मोबाइल अपने अंडर कर देते हैं, समझे, और सीधा सा मामला है उनका कि हम तुम्हें गिरफ्तार भी करा सकते हैं। स्टेट वाले तो कोई इनकी फर्मों का नाम व्यापारियों ने कहा कि फर्जी बिलिंग और फर्जी आधार कार्ड अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन कराना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। सचल दस्ते छोटी छोटी कमें निकालकर जुर्माना कर रहे हैं, जो गलत है। व्यापारियों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराते समय सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, जिनकी जांच अधिकारियों द्वारा की जाती है। पेपर ठीक न होने पर आवेदक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। खाते के मिलान कहते हैं, वो चेकबुक की बात करते हैं, मोबाइल छीनने की बात करते हैं, कोई बात करते हैं, तो आप जो है उनका विरोध करें, क्या समझे, और पूरा बाजार बंद कर दें और हम आपको फोन करते हैं। अगर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बोगस फर्मों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाता है। व्यापारियों ने ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि सर्वे और छापे की कार्रवाई तुरंत बंद हो। फर्जी और बोगस फर्म का रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एमएमजी और संयुक्त 2 सरकारी अस्पताल हैं। दोनों सरकारी अस्पतालों में बहुत अंतर है। सुविधा के लिहाज से देखें तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। एमएमजी में न तो मरीजों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है और न छाँव की, जबकि संयुक्त अस्पताल में टोकन की व्यवस्था से सब कुछ अच्छा चल रहा है। गाजियाबाद जिले में 2 सरकारी अस्पताल हैं, जिनकी दूरी का अंतर भी महज 5 किलोमीटर का है। दोनों ही अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम अलग अलग, जिसका खामियाजा अस्पताल आने वाले मरीज उठाते हैं। इनमें एक तस्वीर घंटाघर स्थित जिला अस्पताल की है और दूसरी संजय नगर के संयुक्त अस्पताल की। जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज बेतरतीब तरीके से लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी और धूप के बाद भी मरीजों को इलाज कराने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। यहाँ न मरीजों के लिए कोई व्यवस्था है और न कोई ऐसा प्रबंध जिससे आराम से इलाज करा सकें। हाल ही में लाइन में लगे रहने से कई मरीज बेहोश हो गए थे। इसके बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर जिला संयुक्त अस्पताल की है। यहाँ मरीज आराम से ओपीडी में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओपीडी का नज़ारा किसी निजी अस्पताल जैसा लग रहा है। स्क्रीन बोर्ड पर मरीज का टोकन नंबर प्रदर्शित होता है। मरीज बिना लाइन में लगे सीधा डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी परिसर इंडोर होने के साथ साथ बैठने और पंखे की भी सुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप में अजीब ही वारदात हुई है। यहाँ शराब के नशे में एक व्यक्ति ने दूसरे की गाड़ी में टक्कर मार दी। जिसकी गाड़ी में टक्कर लगी उसने इसका विरोध किया तो पहले वाले ने रिवॉल्वर निकाल ली। लोगों ने काबू करके उसकी रिवॉल्वर कब्जे में ली और पुलिस बुला ली। नशे में लड़खड़ाता ये आदमी अपनी स्कॉर्पियो कार लेकर क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप पहुंचा था। यहाँ इसने एक दूसरी कार को टक्कर मार दी। जिस गाड़ी में टक्कर लगी उसके ड्राइवर ने विरोध किया तो इसने रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरे आदमी ने इससे रिवॉल्वर छीन ली। देखो, दारू के नशे में इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और मुझे गोली और मारने की धमकी दे रहा है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार द्वारा जो है कार में टक्कर मारने और रिवॉल्वर लहराने का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में जो है थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
स्वस्थ निराश्रीकरण के संबंध में अलग रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने में भी असमर्थ है। क्या ऐसे आदमी के पास हथियार होना चाहिए? ये तो अच्छा हुआ कि लोगों ने इसे काबू कर लिया और रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले ली। अगर कहीं रिवॉल्वर इसके हाथ में रहती तो पता नहीं क्या क्या होता। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाज़ियाबाद के राजनगर में रहने वाले एक आदमी ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोगों ने उसके बेटे का धर्म बदलवाने की कोशिश की है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कविनगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना क्षेत्र कविनगर में कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लेने लगा है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साहिवाबाद थाना क्षेत्र के राजनगर उद्योग क्षेत्र में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें नकली कुकर बनाए जा रहे थे। यहाँ प्रसिद्ध ब्रांड के 1800 नकली कुकर बरामद हुए हैं। इसकी शिकायत एक ब्रांडेड कुकर बनाने वाली कंपनी के मैनेजर ने की थी। इतनी बड़ी तादाद में कुकर बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने नकली कुकर बनाने वाली कंपनी के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। गाज़ियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष ही न्याय पाने के लिए ठोकरें खा रही है। ये महिला पूनम गुप्ता है और विजयनगर मंडल की अध्यक्ष है। इसका आरोप है कि कुछ लोगों ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पूनम ने जिलाधिकारी को ज़मीन से संबंधित सभी कागजात दिखाए और न्याय दिलाने की गुहार की। ज़मीन पे है ना कब्जा कर लिया था। कब्जा करने की कोशिश की गई। जब पहली बार 12/7/2021 में कब्जा करने की कोशिश की गई तो मैं डीएम सर के पास आई और मैंने अधिकारियों से मदद मांगी, तो इन्होंने मुझे ये सांत्वना देकर घर भेज दिया कि आपकी ज़मीन पे कोई भी कब्जा नहीं होने देंगे। जांच चल रही है। जांच करते जांच चलते उसके बाद 6 महीने बाद मेरी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा करवा दिया। कब्जा करवाने के बाद वहाँ 8-10 दुकानें खुल गई हैं मांस मदिरा की, जिसको कब्जा करने वाले। जमीन कितनी है? 2700 गज ज़मीन है। नोएडा में बिल्डर और निवेशकों के बीच संघर्ष की कहानी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ लोग लगातार बिल्डर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों ने सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर पैदल मार्च भी निकाला। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।